नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बीए के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ये मॉडल पेपर के रूप में काम करेगा 2026 और 27 की परीक्षा में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक सब्जेक्ट आपका होता है हिस्ट्री और एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री वाला अलग सिलेबस है उसका, जिसमें आपको शुरुआती इतिहास से लेकर के 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है केवल हिस्ट्री वाले में। लेकिन जब आप मेडिवल हिस्ट्री या हिस्ट्री जब लेकिन आप प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री का नाम क्या होता है? पूरा ये सब्जेक्ट का नाम ये है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। पेपर का नाम ये है आपका। पढ़ना क्या है आपको सिलेबस में? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 बीसी से लेकर के, यानी 600 जन्म 600 वर्ष पहले जो है ईसा मसीह के जन्म के, आपको वहाँ से शुरू करना है और 647 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना है। 647 में आप देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो है प्राणांत होता है, और उसके बाद से उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो एकदम से ढह सी जाती है, और वहाँ तक आपको हर्षवर्धन की मृत्यु तक पढ़ना है 600 ईसा पूर्व से लेकर के। आइए बारीकी के साथ समझने का प्रयास करते हैं इन महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा अगर आप इसको देख लेंगे। इससे पहले एक मॉडल पेपर हमारा शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अपलोडेड है, पड़ा हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। क्लियर? चले, पहला क्वेश्चन से, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था बेटा, इसका शासनकाल की अगर बात करें तो 492 ईस्वी से लेकर के, सॉरी ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ईसा मसीह के जो है जन्म से पहले का शासन था अजातशत्रु का। अजातशत्रु जो था ये किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का शासक था, और मगध की गद्दी पाने की लालसा में इसने अपने पिता को ही मार डाला था। इनके पिताजी का नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इसी वजह से अजातशत्रु को एक नाम से और जानते, पितृहंता भी अजातशत्रु को ही कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो बिंबिसार जो हैं ये इनके पिताजी थे, उन्हीं को मार करके अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठा था। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, महात्मा बुद्ध के समय प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार से जुड़े हुए थे? यानी कि जो महात्मा बुद्ध के समय में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जीवक उनका नाम था, वो किस राजा के दरबार में रहा करते थे? तो वो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, बिंबिसार के दरबार में। ठीक है, ये प्रख्यात राजवैद्य हुआ करते थे जीवक जो थे। मगध नरेश बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार को ही उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार डाला था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने किस भारतीय शासक को सैंड्रोकोट्स कहा है? बताएं, यूनानी लेखकों ने किस भारतीय शासक को सैंड्रोकोट्स कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए, सैंड्रोकोट्स को कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं। क्लियर, ध्यान, 321 से लेकर के 398 ईसा पूर्व तक शासन किया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खास करके यूनानी इतिहासकारों ने इनको सैंड्रोकोट्स कहा था, स्ट्रैबो, जस्टिन, इन लोगों ने कहा था। सर विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने इनको जो है सैंड्रोकोट्स की उपाधि, मतलब सैंड्रोकोट्स कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये बात ध्यान रखेंगे। कौटिल्य जो थे इन्हीं के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चाणक्य के बलबूते पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा प्रशासन खड़ा किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिल करके करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। वो एक है, क्या है वो? सरकार के सिद्धांतों पर लिखी गई एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र की रचना। ठीक है, अर्थशास्त्र केवल नाम है इसका। ठीक है, लेकिन ये राजनीति से रिलेटेड है। शासन कला कैसे करनी है,
पॉलिटिक्स के बारे में, बड़े लोक प्रशासन के बारे में बढ़िया तरीके से। अच्छा, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत भी लिखे हुए हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे कौटिल्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़, जो सौराष्ट्र उस समय कहा जाता था, उसमें सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर थे उस समय, पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गवर्नर हुआ करते थे। बाद में अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है सर्वछत्रांतक शब्द का प्रयोग किस नंद राजा के लिए किया जाता है? सर्वछत्रांतक सर्वछत्रांतक शब्द का प्रयोग जो है महापद्मनंद के लिए करते हैं। महापद्मनंद जो था, यह नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्हीं को सर्वछत्रांतक कहा जाता है, यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला महापद्मनंद। ठीक है, और भार्गव उपाधि इसको दी जाती है। भार्गव माने दूसरा भार्गव कहा जाता है, दूसरा भार्गव माने परशुराम जी। ठीक है, तो दूसरा परशुराम का अवतार माना जाता है महापद्मनंद को, चूंकि इन्होंने जो है जो क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय गलत करते थे उनका वध करते थे ये। ठीक है, इसीलिए इनका नाम सर्वछत्रांतक था, किसका? महापद्मनंद का। और दूसरा भार्गव या दूसरा परशुराम कहा जाता था महापद्मनंद को, जो कि संस्थापक थे नंद वंश के। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य को उनके बुद्धिमान सलाहकार और द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिनका नाम क्या था? तो उनकी सहायता प्रदान की गई थी, उनका नाम क्या था? सभी को पता होगा, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, सबसे बड़े वही थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला यूनानी राजदूत, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पुस्तक कौन सी लिखी है? इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। मौर्य कालीन जो प्रशासन है, जो समाज है, उसके बारे में बड़ी जबरदस्त विवरण देता है ये पुस्तक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, ये उसी का राजदूत था। यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर, जो कि गद्दी पर बैठा है। हीरो मतलब कि उनके बाद में जो विश्व विजेता जो है रहे थे, क्या नाम है उनका? सिकंदर। तो सिकंदर के जो है जगह पर गद्दी पर बैठे थे सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने युद्ध किया चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको बुरी तरीके से पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य से बाद में संधि करते हैं और अपनी पुत्री हेलेना की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई हुई कई बार। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, अपने शिलालेखों और बौद्ध धर्म अपनाने के जाने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? बताएंगे। अपने अभिलेखों और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो शासक जाने जाते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अशोक। ठीक है, अशोक वह शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपने शिलालेखों में बहुत प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का। अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल संभाला। कलिंग युद्ध के बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से सीधा संवाद किया, तमाम प्रकार के जो है बौद्ध धर्म चक्र की स्थापना करवाई, बहुत सारी चीजें करी। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका। प्रश्न है, अशोक का धम्म मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। 10वां नंबर, अशोक का धम्म मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? नैतिक आचरण और सहिष्णुता की नीति पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि सामाजिक और नैतिक व्यवहार के नियमों का एक समूह होता था, जो कि स्तंभों पर जो है पत्थरों पर खुदवाए जाते थे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करनी, एक प्रैक्टिस सेट मैंने शुक्ला एचडी पॉइंट पर दे रखी है 100 क्वेश्चंस की, और एक ये प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट ये हो गई, और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको आते रहेंगे। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपको सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या करेंगे? एसएमएस में आप कर दीजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिए। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर स्कैनर पर आप मात्र और मात्र कितने रुपए भेजेंगे? मात्र 100 रुपीज़ आपको भेज देना है। जैसे ही इतना 100 रुपये आप भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर 100 रुपये भेजना है। फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर की चीज़ें हैं,
वो सब चीज़ मतलब कि सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा अधिकतर विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव होगी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया नोट्स आपको मिलेंगे, लिखित वालों के लिए अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय के लिए एक ज़बरदस्त तरीके से नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। मात्र और मात्र ₹100 फीस में आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तुरंत जुड़ जाएँ, चूँकि एक सब्जेक्ट की आप सीरीज़ खरीदते हैं, वो ₹100 की सीरीज़ पड़ती है, मतलब सॉरी ₹60 की पड़ती है एक सब्जेक्ट की। आप 4 से या 5 सब्जेक्ट की सीरीज़ खरीदेंगे, ठीक है, तो कम से कम आपका कितना पड़ जाएगा? कितना पड़ जाएगा? कम से कम ₹300 आपके खर्च हो जाएँगे। ये ₹300 आपको नहीं खर्च करना है। किताब खरीदेंगे, 200 रुपए, ₹150 रुपए की किताब आती है, उसमें पैसे आपके जाएँगे और उतना सटीक आप उसमें पढ़ भी नहीं पाएँगे, ना जान पाएँगे। अब जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं जो क्वेश्चंस पेपर आपकी परीक्षा में आते हैं, उनको मैं सॉल्व करवा करके बढ़िया तरीके से उसका प्रैक्टिस सेट आपको देता हूँ। साथ ही साथ में शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए पीडीएफ नोट्स आपको देता हूँ, तो वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप हमसे जुड़ करके एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सरल तरीके से। ऐसा लेक्चर्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जिस तरीके से आप देखिए, वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर भी आप देख पाएँगे, लेकिन जो उसका नोट्स होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। विथ आंसर शीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 5-5 प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव वाले सभी मिल जाएँगे और जो आपका को-करिकुलर वाला है, उसका 10 प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था है, को-करिकुलर का भी मिल जाएगा आपको। को-करिकुलर में जो भी होगा, उसको आपको बताया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये कि अगर कोई बच्चा सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का एक साथ देता है, तो अभी ऑफर में उसका फीस ₹200 ना रख करके देखिए, एक सेमेस्टर की फीस ₹100 है सेकंड की, थर्ड की फीस भी ₹100 लगेगी बाद में जुड़ेंगे तो। तो 100-100 कितना हो जाएगा? ₹200 2 सेमेस्टर का फीस होता है। लेकिन ये ₹200 आपके लिए जब इकट्ठा लेते हैं तो मात्र ₹150 कर दिया जाता है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों को सेकंड एंड थर्ड का इकट्ठा जुड़ना है, वो मात्र ₹150 फीस पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। क्या ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं? आपके घर में कोई भी ऑनलाइन माध्यम चलाता हो। 11 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन अत्यधिक था, बताएँ? 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है, मौर्य प्रशासन अत्यधिक था, ये अत्यधिक केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड था। यहाँ पर मौर्य प्रशासन में जो होता सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि ये एक प्रकार से सारी शक्तियाँ सम्राट के हाथों में होती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था और उसी की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाती थी, जो कि अलग अलग विभागों को देखा करती थी। ये जरूरी भी होता था उस समय, नहीं तो अगर प्रांतों में बाँट दे तो फिर प्रांत लोग अपने-अपने में कट जाते थे। मौर्य काल में सीता का क्या मतलब होता है? मौर्य काल में सीता का मतलब होता है राजा की भूमि से जो कर मिलता है, उसी को सीता कहते थे, ठीक है? राजा की भूमि से राजस्व जो प्राप्त होता था, रेवेन्यू फ्रॉम क क्राउन लैंड, यानी कि मौर्य काल में जो राजकीय भूमि होती थी, सरकारी ज़मीन जो होती थी, उस पर जो कर लगता था, उससे उस पर जो कर आती थी, उसी को सीता कहा जाता था। इस भूमि की देख-रेख करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष के नाम से जानते थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? बताएं 13 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है बेटा? तो शिलालेख जो है नंबर आपका पड़ेगा 13वां, 13वें शिलालेख में आपको मिलेगा। शिलालेख नंबर 13, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसके बाद से इस भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और इसी के बाद में अशोक ने भीरी घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया और उन्होंने अब युद्ध करने से कहीं ना कहीं पे अहिंसा का पाठ जो है पढ़ लिया, हिंसा को त्याग दिया। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। ये बात ध्यान रखिए, कहाँ पर हुआ था? वैशाली शहर में हुआ था उस समय, ठीक है। मगध पर शिशुनाग वंश के शासक उस समय शासन कर रहे थे, उनका नाम था कालाशोक, उनके ही शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो करी थी, प्रश्न पूछा था कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? उनका नाम क्या है? उनका नाम है सबा कामी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, सबा कामी नाम के एक ऋषि मतलब कि एक विद्वान है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी द्वितीय बौद्ध संगीति की। 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है मौर्य वंश के पतन का एक कारण क्या था? मौर्य वंश का पतन पतन इसलिए हुआ चूंकि ये एक प्रकार से अयोग्य उत्तराधिकारी इसके रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी राज्य के पतन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। उसके बाद से क्या होता है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, चूंकि अशोक ने कहीं ना कहीं पे युद्ध नहीं किया, बाद में बहुत सारे शिथिल पड़ गए थे।
कुणाल इनके बाद में आए, दशरथ, और अंतिम शासक जो था बृहद्रथ। जैसे ये सब उत्तराधिकारी जब आए तो उन लोगों ने इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और ये चूंकि ये लोग अयोग्य थे, अक्षम थे, जिसकी वजह से सेनापति जो था इसका बृहद्रथ का, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके खुद गद्दी पर बैठ करके और मौर्य वंश का पतन करके शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ये बात ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने सीरिया के राजा, किस भारतीय राजा ने, बताएंगे 16 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। किस भारतीय राजा ने सीरिया के राजा एंटियोकस से कुछ चीजें भेजने के लिए कहा था? तो बिंदुसार ने कहा था, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। चंद्रगुप्त के लड़के हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त के लड़के कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का कौन था? अशोक। अशोक का लड़का बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु, यानी ठीक है, ध्यान है, जिसने उसको मार के गद्दी पर बैठा था। इस तरीके से सिस्टम हुआ था। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से आगे बढ़ा। ठीक है, अच्छा इसका, तो किस भारतीय राजा ने सीरिया के राजा एंटियोकस से कुछ चीजें भेजने के लिए कहा था? तो चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने कहा था। ठीक है, एंटियोकस प्रथम से मीठी शराब मंगवाया था, सूखे अंजीर मंगाने के लिए, और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था कि आप जो है मेरे पास सूखे अंजीर भेज दो, मीठी शराब भेज दो, और जो है एक दार्शनिक भेज दो, एक फिलोसोफर भेज दो वहां से। ठीक है, सीरिया के राजा एंटियोकस से लिख करके भेजा था। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? अशोक को प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में उसको कई नामों से, देव नाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी यानी सुंदर मुखाकृति वाला, जबकि अशोक इतना ज्यादा सुंदर था नहीं, वो कुरूप दिखता था, लेकिन उसकी जनता जनता से अपने आप को अच्छा, मतलब कि कहीं ना कहीं पे कहा जाता था। अशोक जो है उसके बारे में कई क्रांतियां, मतलब कि कई जो है भ्रांतियां, मतलब कई चीजें बताई जाती है, उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे किसी दिन। हालांकि 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मौर्य काल में द्रोणमुख के नाम से किसे जाना जाता था? द्रोणमुख। द्रोणमुख जो है उस गांव के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। मौर्य काल में गांव के समूह को, आ क्लस्टर ऑफ विलेज। ठीक है, मौर्य प्रशासन में स्थानीय स्तर पर विभाजन जो था वो द्रोणमुख होता था। गांव 40 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते थे। ठीक है, तो 800 गांवों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। तो स्थानीय 800 गांवों के समूह को स्थानीय, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते थे। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पाटलिपुत्र के प्रशासन की देखरेख करने वाली 6 समितियों के बोर्ड का उल्लेख किसने किया है? 19 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पाटलिपुत्र के प्रशासन की देखरेख करने वाली 6 समितियों के बोर्ड का उल्लेख किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने बताया था कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों के एक बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। जो 6 समितियां थीं उनमें 30 सदस्यों की 6 समितियों में बांटा था पूरा का पूरा। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस तरीके से कुल मिलाकर के 30 सदस्य थे। ठीक है, और 6 समितियों में बटे हुए थे। एक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, और पूरा का पूरा प्रशासन देखा करते थे। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। मिलिंद पहो का क्या अर्थ है? मिलिंद पहो का मतलब होता है मीनांडर के प्रश्न। पहो माने मिलिंद माने मीनांडर, और पहो माने उसका प्रश्न। जो मीनांडर फर्स्ट था उसने कई जो है प्रश्न पूछे थे। बौद्ध प्रसिद्ध जो राजा है उनका नाम था जो है, मतलब कि यूनानी राजा थे मिलिंद या मीनांडर, और एक बौद्ध भिक्षु था उसका नाम था नागसेन। नागसेन से तमाम सारे प्रश्नों को पूछता है मिलिंद, और उस प्रश्नों के जवाब नागसेन देते हैं, और दोनों के बीच में जो संवाद हुआ उस संवाद को एक पुस्तक के नाम से प्रकाशित करवा दिया गया। वो पुस्तक है मिलिंद पहो। ठीक है, मिलिंद पहो का अर्थ होता है मीनांडर का प्रश्न। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, द क्वेश्चंस ऑफ मीनांडर। ठीक है, मीनांडर यूनानी राजा थे, और उसमें बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। नागसेन ने जो उत्तर दिया है और जो प्रश्न किया है मीनांडर ने, उन दोनों को मिला करके बनी मिलिंद पहो नाम की पुस्तक। अच्छा, पूछा जाए कि मिलिंद पहो पुस्तक लिखी किसने है, तो मीनांडर का नाम नहीं आएगा, बल्कि नाम आएगा किसका? इनका नाम नागसेन, क्योंकि नागसेन के द्वारा ही चीजें बताई गई हैं। इसमें तो प्रश्न केवल इन्होंने पूछा है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 21 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ियों पर आजीविका संप्रदाय की केंद्रीय गुफाएं किसने बनवाई थीं?
तो बिहार के जिले में बराबर की पहाड़ियों पर आजीविका संप्रदाय की केंद्रीय गुफाएं जो बनवाई थी वो अशोक ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने शासनकाल में 12वें वर्ष, जब शासनकाल का 12वां वर्ष इनका चल रहा था, तो बराबर पहाड़ियों में कर्ण चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी जैसी तमाम प्रकार की आजीवक भिक्षुओं के रहने के लिए जो है तमाम प्रकार की गुफाएं बनवाई थी, उनको दान में भी दे दिया था, इस तरीके से किया था। 22 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, कलिंग के राजा खारबेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? 22 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। कलिंग के राजा खारबेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो चेदी राजवंश से था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेदी राजवंश। ठीक है, राजा खारबेल जो थे, कलिंग यानी उस समय जो उड़ीसा इस समय है वो कलिंग हुआ करता था, और तो उस समय जो है कलिंग के राजा खारबेल का संबंध जो है वो एक प्रकार चेदी या महामेघवाहन वंश से सबसे महान शासक में नाम आता है खारबेल का। और उनके बारे में जानकारी जो मिलती है मुख्य रूप से हाथी गुम्फा अभिलेख है वहीं से प्राप्त होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न, चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? 23 नंबर, चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का विष्णुगुप्त चाणक्य के बचपन का नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, उनका जन्म कुटिल गोत्र में हुआ था, यह बात भी ध्यान रखेंगे। कुटिल गोत्र में हुआ था, इसीलिए उन्हें कौटिल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम है? इनमें से किस शिलालेख में अशोक का नाम है? तो गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया अधिकतर, उसमें आप देखेंगे, लेकिन मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडगोलम, इन सभी शिलालेखों में आप देखेंगे, इन सभी शिलालेखों में व्यक्तिगत नाम इनका है अशोक नाम मिलता है। लेकिन बाकी अब शिलालेखों में जो नीचे के दिए गए इन सभी में अगर आप पढ़ेंगे तो देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, या ऐसे ही प्रियदर्शी तमाम नाम है। ठीक है, अशोक देव नाम प्रिय, प्रिय देव नाम प्रियदर्शी, तमाम नाम इनके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से, अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे ये। ठीक है, पहली बार अशोक की जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि, उसको इन्होंने अभिलेखों में सफलतापूर्वक पढ़ा और उसमें बताया कि क्या लिखा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, गुप्त काल के दौरान, प्रश्न क्या पूछा गया बाबू? गुप्त काल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो गुप्त काल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री जो था वो फाहियान था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर का फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, ठीक है, के शासनकाल में भारत में आया था। विक्रमादित्य का शासनकाल था 380 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक विक्रमादित्य का शासनकाल रहा चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं की उपाधि थी विक्रमादित्य। ठीक है, और उन्हीं के शासनकाल में जो है फाहियान जो था वो भारत में आया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 27 नंबर को, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। बाणभट्ट ने हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, बुद्ध चरित बाणभट्ट ने लिखी है, किसने? हर्षचरित। ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम ये सब नाटक मतलब कि ये सब ग्रंथ लिखे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राथमिक भाषा क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राथमिक भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो प्राथमिक भाषा थी वो क्या थी बेटा? वो भाषा थी पाली भाषा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक का भाग नहीं? देखिए, त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, बेसिकली 3 मुख्य ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं। पहला पिटक है सुत्त पिटक। अच्छा, सुत्त पिटक में लिखा है जो वृद्ध बुद्ध जी ने उपदेश दिया था उस उपदेश को सुत्त पिटक के नाम से लिखा गया। दूसरा पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम के बारे में लिखा गया है। और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है इसकी दार्शनिक व्याख्या करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महावीर पिटक जैसा कोई ग्रंथ बौद्ध धर्म में नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर महावीर पिटक कोई नहीं, बाकी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक होते हैं। इन्हीं 3 पिटक को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुरातात्विक साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत है, इनमें से उत्खनन से भी मिलता है,
शिलालेख और सिक्के सभी प्राथमिक मतलब पुरातात्विक स्रोत होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट है, चूंकि उत्खनन मतलब खुदाई, शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखे हुए लेख को शिलालेख कहते हैं। सिक्के जो होते हैं वो भी बताते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताएंगे। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है बेटा? सिक्के के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सभी लोग बताएंगे। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन करना, ये कहलाता है आपका मुद्रा शास्त्र। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आगम साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो आगम साहित्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महाभाष्य का लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार से पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी, उसी अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था इन्होंने। ठीक है, अच्छा, शुंग वंश के राजा पुष्य शुंग के समकालीन थे महाभाष्य के लेखक पतंजलि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं किस राजवंश के शासनकाल में मिली हैं? तो अश्वमेध प्रकार की जो राजवंश की जो मुद्राएं मिली हैं वो गुप्त काल के शासकों की मिली हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से साम वेद संबंधित है। संगीत शास्त्र का जनक कहा था साम वेद को। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने ये योग्य में संकलित किया गया है इसमें, ताकि इसको गाया जा सके। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? बताएं। 36 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध, कौशल, वत्स, अवंती। तो मगध जो है ये कहाँ पर स्थित है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मगध जो है वर्तमान में बिहार में स्थित है। मगध ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, मगध। ठीक है, 16 महाजनपदों में मगध अंग वज्जी वर्तमान के बिहार में स्थित थे। मगध सबसे शक्तिशाली हुआ करता था उस समय। 37 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आप चुका दोस्तों, कौन प्राचीन भारतीय गणतंत्र अपनी लोकवादी या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था? लिच्छवी जो था, लिच्छवी गणराज्य, ये लोकतंत्र पर आधारित था। ये पहला गणतंत्र माना जाता है, लिच्छवी गणतंत्र। और यहाँ पर राजा का चुनाव जो है एक परिषद के द्वारा किया जाता था, इसीलिए गणतंत्र था ये। 38 नंबर क्वेश्चन से, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर का, बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। लगभग में 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था बिंबिसार ने, हर्यक वंश पर शासन किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद, मैंने आपको बता ही दिया था। क्षत्रिय को लहंता कहा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्षत्रिय का नाश सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 60वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला फारसी राजा कौन था? 40 नंबर, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला जो फारसी राजा था वो था साइरस महान। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, साइरस महान इज राइट आंसर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में कितने प्रमुख महाजनपद थे? तो उस समय महाजनपद थे 16। 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है वो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है एक, उसी में मिलता है। और जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है खोडस महाजनपद के नाम से। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं था इनमें से? देखिए, मगध महाजनपद था, गंधार भी महाजनपद था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है कौशल भी था। ये गंधार, मगध, कौशल था। कलिंग कोई महाजनपद नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, कलिंग। ठीक है, 16 महाजनपदों में आप देखते हैं कलिंग जो था वो उड़ीसा में था, ये कोई महाजनपद नहीं था, बाकी जो है सारे महाजनपद ही थे। 43 नंबर क्वेश्चन, वज्जी गणराज्य की राजधानी? वज्जी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली। ठीक है, 8 कुल संघों में जो वज्जी था उसकी राजधानी वैशाली थी और अपनी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था ये। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, हर्यक वंश के बाद में आने वाला वंश कौन सा था? हर्यक वंश से कौन सा मतलब उसके बाद में कौन सा वंश आया था हर्यक वंश के बाद में, बताएंगे। तो शिशुनाग वंश आया था हर्यक वंश के बाद में। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। उनको हटा करके उनके अमात्य यानी उन्हीं के मंत्री थे शिशुनाग, उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में कर दी थी। ठीक है, अपने नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका चुका 45 नंबर प्रश्न है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे?
नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। ये इन्हीं को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अखंड भारत की कल्पना की थी और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही क्रूर और लालची शासक था ये धनानंद। इसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मतलब कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखिए। 46 नंबर प्रश्न है, सिकंदर महान किस राज्य से संबंधित था? सिकंदर महान की अगर बात की जाए तो किस वंश से संबंधित था? तो ये था कहाँ का सिकंदर महान, फटाफट से आप बताएंगे। ये यूनान का था, मकदूनिया, यूनान बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, विश्व विजय के अभियान पर निकला हुआ था। भारत पर उसने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। राजा पोरस उस समय भारत के पंजाब के एरिया में शासन कर रहे थे। सिकंदर ने हाइडी स्पीच की लड़ाई में किस शासक को हराया था? बताएं, किस भारतीय शासक को हराया था किसने? सिकंदर ने। तो उन्होंने किसको हराया था? पोरस को हराया था। पुरु ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड स्पीच का युद्ध जो था वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। राजा पोरस ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया, जिससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। पोरस की हार के बाद सिकंदर ने उसकी वीरता देख करके उसका राज्य उसको वापस दे दिया और अपना मित्र भी बना लिया और चला गया था यहाँ से। आप देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बौद्ध संघ में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने कहाँ दी थी? बताएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघ में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति जो गौतम बुद्ध ने दी थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर को वैशाली में दी थी। ठीक है, शुरुआत में केवल पुरुषों का प्रवेश था। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। पहली महिला भिक्षुणी थी बुद्ध की माता, सौतेली माता थी, महाप्रजापति गौतमी उनका नाम था, वो थी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किसने करी थी? हर एक वंश के शासक थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, उदयन ने। जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, अजातशत्रु का लड़का कौन था? उदयन था, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, गंगा और सो नदियों के संगम पर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नगर बसाया था। अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित भी इसने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली किसके द्वारा? बताएं। 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, लिच्छवी। लिच्छवी जो है दुनिया के पहले गणतंत्र थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वज्जी संघ का हिस्सा हुआ करता था वैशाली। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कौन सा गुप्त राजा अश्वमेध यानी घोड़े की बलि समारोह करने के लिए जाना जाता है, जैसा कि उसके कुछ सिक्कों में दर्शाया गया है? अश्वमेध यज्ञ जो है वो समुद्रगुप्त में दर्शाया गया। अब समुद्रगुप्त करता था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने अपनी दिग्विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण भी करी। और अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसमें अगर जिसको कोई रोक लेता था उसको युद्ध करना पड़ता था, नहीं तो जहाँ जहाँ घोड़ा घूमता था उस राजा का एक प्रकार से उतना परचम लहराया करता था। स्वर्ण के सिक्के भी चलवाए थे। यज्ञ स्तंभ के बंधे घोड़े का चित्र भी आपको उस सिक्कों पर आपको दिखाई पड़ेगा। समुद्रगुप्त 100 से अधिक युद्ध लड़े और कोई युद्ध हारा भी नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति जो है इन्हीं के बारे में रवि कीर्ति ने लिखी है उसको, तो सब ध्यान रखेंगे। किस शासक ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए थे? राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से लेकर के 335 ईस्वी गुप्त वंश का पहला जो राजा था महाराजा धीराज अपनी उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इस विवाह के महत्व को दर्शाने के लिए उसने कुमार देवी प्रकार या राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए थे, जिसमें एक और चंद्रगुप्त और दूसरी ओर कुमार देवी की आकृति बनी होती थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया, चूंकि समुद्रगुप्त जो था वह एक प्रकार से कला और संगीत का बड़ा प्रेमी हुआ करता था, तो उसको सिक्के पर उसको जो है बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न, वाकाटक राजवंश के संस्थापक के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? वाकाटक राजवंश के संस्थापक के रूप में बिंद शक्ति को जो है बताया जाता है। बिंद शक्ति जो थे ये वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। स्थापना लगभग 255 ईस्वी में हुई थी। यह वंश मध्य भारत और दक्कन का जो एरिया होता दक्षिण का, उसके बीच में जो है गुप्त वंश के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध भी वाकाटक राजवंशों के साथ था।
55 नंबर क्वेश्चन से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री किस गुप्त राजकुमार ने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था? बताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री किस गुप्त राजकुमारी ने वाकाटक राज्य रुद्रसेन से विवाह किया था? तो प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता ने अपने पुत्रों के वयस्क होने तक वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में काम भी किया और पूरा राजपाट संभाला भी था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 56 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राकृत महाकाव्य कविता सेतुबंध जिसे रावण का वध के नाम से भी जानते हैं, किस वाकाटक राजा से के द्वारा लिखवाया गया है? 56 नंबर यानी प्राकृत महाकाव्य कविता सेतुबंध किस वाकाटक राजा के द्वारा लिखा गया है? तो प्रवर सिंह द्वितीय ने लिखा इसको। प्रवर सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर इसका 56 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवर सिंह द्वितीय 420 ईस्वी से लेकर के 450 ईस्वी तक शासन रहा इसका प्रवर सिंह द्वितीय का। उन्होंने सेतुबंध यानी कि जिसे रावण वह भी कहते हैं उसका नाम का एक ग्रंथ लिखा है। 57 नंबर क्वेश्चन से गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को चलने के लिए वाकाटक वंश के साथ गठबंधन किया था? तो शकों को पराजित करने के लिए किया था गठबंधन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत से शकों का उन्मूलन करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। शकों को हराने के बाद ही उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, साकार की उपाधि भी धारण करी थी। 58 नंबर क्वेश्चन से हुड़ों का एक प्रमुख नेता कौन था जिसने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था? तो था तोरणमल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, तोरणमल इज राइट आंसर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जूनागढ़ शिलालेख में 59 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास। जूनागढ़ शिलालेख में स्कंदगुप्त के राज्यपाल द्वारा किस संरचना की मरम्मत की व्यवस्था करने का उल्लेख है? बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सुदर्शन झील बांध। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर का सुदर्शन झील बांध। ठीक है, गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। स्कंदगुप्त की अगर बात की तो 455 से 467 ईस्वी के राज्य की शासन किया था स्कंदगुप्त ने। उनके राज्यपाल पर्णदत्त और उनके पुत्र चक्रपालित ने भारी वर्षा के वजह से टूटे हुए बांध की मरम्मत करवाई थी, सुदर्शन झील पर जो बांध था उसकी। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्तर गुप्ता यानी स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तर गुप्त काल आया, शासकों की अवधि आमतौर पर निम्न द्वारा चिन्हित की जाती है। किसके द्वारा? 60 नंबर उत्तर गुप्त यानी कि स्कंदगुप्त के बाद शासकों की अवधि आमतौर पर निम्न के द्वारा चिन्हित की जाती है। तो सिकुड़ता हुआ क्षेत्र और लगातार उत्तराधिकार को लेकर के विवाद हो रहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त के बाद में खूब ज्यादा चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं ऐसा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, कौन सा शासक मिहिर कुल को हराने के लिए प्रसिद्ध है? बताएं, कौन सा शासक मिहिर कुल? मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल एक अत्याचारी हूण शासक हुआ करता था। मालवा के राजा यशोधर्मन ने इसको पराजित किया था। लगभग में 532 ईस्वी में मिहिर कुल को पराजित करके इसका घमंड चूर चूर कर दिया था हूणों के अत्याचारी शासक मिहिर कुल का। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन की इस विजय को महान विजय के रूप में जाना जाता है, एक जबरदस्त विजय के रूप में। तो मालवा के यशोधर्मन ने इसको मिहिर कुल को पराजित कर दिया था। अत्याचारी हूण शासक था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन से, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, इनमें से कौन उनमें से एक नहीं था? 62 नंबर, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, इनमें से कौन उनमें से एक नहीं था? दक्षिण भारत के चोल नहीं थे, बाकी सब थे। कन्नौज के मौखौरी वंश, मगध के बाद के गुप्त वंश और थानेश्वर के पुष्यभूति वंश, इन सभी का उदय गुप्त वंश के बाद में हुआ। ठीक है, गुप्त वंश के बाद में उत्तर भारत में कन्नौजी के मौखारी, थानेश्वर के पुष्यभूति और मगध के उत्तर गुप्त शासकों का विकास हुआ। चोल राजवंश का मुख्य उत्कर्ष जो है 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में पहले से हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है इससे नहीं, बाकी पहले से। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है,
बाहरी आक्रमणों के अलावा गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाला एक प्रमुख आंतरिक कारक क्या था? एक ऐसा कारण जो आंतरिक कारण था, बाहरी कारणों के अलावा गुप्त साम्राज्य के पतन के योगदान देने वाला अंतिम कारक जो था, या सॉरी आंतरिक कारण जो था, वो था सामंतों की शक्ति में वृद्धि हो रही थी। जो सामंत लोग थे वो मजबूत हो रहे थे और अपनी बातों को खुद ही वो अपने आप में एक जो है अलग अलग जो है बना रहे थे। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने की वजह से प्रांतीय गवर्नर और सामंत स्वतंत्र होने लगे, जिससे साम्राज्य जो था बिखर गया। सामंतीवादी व्यवस्था एकदम से हावी हो जाती, तो सामंतों की शक्ति में वृद्धि हो गई थी, जिससे राजा की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। 64 नंबर क्वेश्चन से, भितारी स्तंभ शिलालेख स्कंदगुप्त के किस के साथ संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? 64 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। भितारी स्तंभ लेख या सॉरी स्तंभ शिलालेख स्कंदगुप्त के किस संघर्ष के बारे में जानकारी देता है? तो पुष्यमित्र और होड़ों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में जानकारी देती है। ठीक है, उत्तर भारत के या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित भितारी शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बताता है कि स्कंदगुप्त जिनके शासनकाल रहा 455 से लेकर के 467 ईस्वी के आसपास, उन्होंने अपने शत्रुओं खास करके पुष्यमित्रों और विदेशी आक्रमणकारियों होड़ों को हरा करके साम्राज्य की रक्षा करी थी। तो पुष्यमित्र और होड़ दोनों को पराजित किया था भितारी मतलब कि इन्होंने स्कंदगुप्त ने, जो गुप्त वंश के शासक थे। 65 नंबर क्वेश्चन से, वर्धन राजवंश जिसे पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किस राजधानी पर शासन किया? किस राजधानी कहाँ पर बनाई थी बताएं? वर्धन राजवंश जिसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, उसने किस राजधानी से शासन किया था? तो थानेश्वर से शासन करते थे लोग। थानेश्वर यानी स्थानेश्वर भी कह सकते हैं इसको। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति के थानेश्वर यानी हरियाणा में हुई थी। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो राजा हर्षवर्धन ही थे। ठीक है, और कन्नौज को अपनी राजधानी हर्षवर्धन बनाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर विस्तार को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने रोका था? 66 नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर विस्तार को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने रोका था? तो रोका था राजा किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन जो थे बहुत ही प्रतापी शासक थे। हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने, ये बात ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा है 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया था हर्षवर्धन ने। और जब अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर करने जा रहे थे, तब नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा थे, उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। बहुत ही प्रतापी शासक है पुलकेशिन द्वितीय। उससे और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय होती है और पुलकेशिन द्वितीय जो है जीत जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है एहोल अभिलेख। उस अभिलेख में जो है इनके हारने का वर्णन मिलता है हर्षवर्धन के, और पुष्यभूति वंश जीत जाता है हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत के शासक थे। चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय। हालांकि हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी शासक थे। ठीक है, किसी से और नहीं हारे थे जल्दी, लेकिन इससे हार गए थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध संस्कृत कवि लेखक हर्षवर्धन के दरबार में सेवारत थे और उन्होंने हर्षचरित नाम की रचना भी लिखा है? तो उनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की रचना लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष की जीवनी हर्षचरित के नाम से लिखी और कादंबरी नाम की एक रचना लिखी है। दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है कादंबरी को, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर्षचरित और कादंबरी जैसे महान ग्रंथों के लेखक हैं बाणभट्ट, ये बात ध्यान रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जिन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और विस्तृत विवरण भी दिया है? उसका नाम है वेनसांग। ठीक है, वेनसांग या ह्युआन चौंग भी इसको कहा जाता है, वेनसांग को, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चीनी यात्री था, 629 ईस्वी में भारत में आया था। लगभग में 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी। उसकी यात्रा वृत्तांत जो उन्होंने लिखा भारत में आकर के, भारत के बारे में या फिर उसके जीवन के बारे में, वो सब उसकी एक पुस्तक है। उसका नाम है सी यू की, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा। सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी यू की पुस्तक हर्षवर्धन की ही पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न, मौखारी राजवंश ने मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण
उत्तर भारतीय शहर में अपनी शक्ति का आधार स्थापित किया था? बढ़िया प्रश्न है। तो उस कन्नौज का जो मौखारी की कन्नौज राजवंश है या कान्यकुब्ज जो वंश है, कन्नौज मौखारी वंश की राजधानी थी। गिरिवर्मन इस वंश का एक प्रमुख शासक हुआ करता था, जिसका विवाह हर्ष की बहन राजश्री से हो गया था। मौखारी राजवंश के जो शासक थे गिरिवर्मन, उनका विवाह किससे हुआ था? हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उनसे हो गया था। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन, माताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन पिताजी का नाम था, भाई का नाम था राजवर्धन और बहन का नाम था राजश्री। उसी राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखारी वंश के शासक गिरिवर्मन के साथ कर दिया जाता है। बाद में हर्ष ने कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया। चूंकि इसकी मृत्यु हो जाती है गिरिवर्मन की, उसके बाद में हर्षवर्धन जो है वो संभाल लेते हैं अपना पूरा। तो कन्नौज कान्यकुब्ज ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपका चुका महोदय। प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस धर्म का संरक्षण किया था? हर्षवर्धन ने किस धर्म का संरक्षण किया था बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। 70 नंबर, हर्षवर्धन ने किस धर्म का संरक्षण किया था? तो हर्षवर्धन ने बुद्ध धर्म का संरक्षण किया था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में हर्ष जो था भगवान शिव और सूर्य भगवान की बड़ी पूजा करता था, लेकिन ह्वेन-सांग के संपर्क में आने के बाद में वो महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की, उसको अपना लेता है। ठीक है, और महान संरक्षक भी बन गया था बौद्ध धर्म का। कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन भी हर्षवर्धन किया करता था। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 71 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागा था? संलेखना विधि जो होती है, ये भी एक जो है खास करके बड़ी जबरदस्त, मतलब बड़ी अटपटी विधि भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो 71 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्यागा था? तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जैन धर्म की एक प्रथा है, संलेखना प्रथा होती है, जिसमें उपवास करके, मतलब खाना पानी छोड़ करके और पूरा शरीर को त्यागा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में ये पद्धति है कि भाई जब शरीर एकदम से बूढ़ा हो जाए, या ऐसे व्यक्ति जो खाना पानी बंद कर देता है, उपवास करता है, और उसके बाद में वो उपवास करते करते अपने प्राणों को त्याग देता है। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिए थे श्रवणबेलगोला में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन से, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समयकाल में हुई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। कुमारगुप्त ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त जो थे, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक हैं। 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन संभाला इन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव भी रखी। प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे आप। हर्षवर्धन, मतलब कि ये क्या नाम है, शिव की पुस्तक का लेखक जो था ह्वेन-सांग, इसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ था। हर्षवर्धन द्वारा पराजित बंगाल का राजा कौन था? हर्षवर्धन के द्वारा पराजित बंगाल का राजा था शशांक। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शशांक जो था उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था। अच्छा, गोंड गोंड यानी गोंड नरेश शशांक बोल सकते हैं। बंगाल, बंगाल का राजा था उस समय शशांक, हर्षवर्धन का कट्टर शत्रु था। शशांक ने ही हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, बाद में हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके अपने भाई का बदला भी लिया था। 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73 नंबर का शशांक, गौड़ नरेश शशांक या बंगाल बोल सकते, गौड़ माने बंगाल। 74 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। 100 से अधिक युद्ध लड़ा था समुद्रगुप्त ने, एक भी युद्ध हारा नहीं था, ये बात ध्यान रखेंगे। दक्षिणापथ की जो विजय अभियान है, 12 राजाओं को परास्त किया। ठीक है, इन राजाओं को जीता तो मतलब कि जीता, फिर लेकिन फिर से छोड़ दिया था, मतलब कि जीत करके छोड़ दिया था। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाते हुए इसने जो है राजा को पराजित करता था, फिर उन राजा को राज दे देता, ताकि जो है वो लोग जाने कि यहाँ समुद्रगुप्त ने पराजित किया हमको। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के एरड़ में 510 ईस्वी का एक स्तंभ लेख है, जो गुप्त राजा भानुगुप्त के समय का है। इसमें उनके मित्र गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और जब गोपराज की मृत्यु हो जाती है, उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने सती होने का उल्लेख जो है उनके मिलता है एरड़ अभिलेख में।
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी की अगर बात की जाए महोदय, तो किस राजवंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की, गौतमी उनकी माता का नाम था। ठीक है, सातवाहन वंश के शासक अपनी माताओं के नाम को आगे जोड़ते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग में 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक शासन भार संभाला था किसने? इसने। सातवाहन वंश के शासक, सबसे प्रतापी शासक, सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसने शकों को, यवनों को, पल्लवों को, सबको पराजित किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन से, सातवाहन वंश के शासकों का किस विदेशी जाति के शासकों से संघर्ष हुआ था? सातवाहन वंश के शासकों का किस विदेशी जाति के शासकों से संघर्ष हुआ था? तो शकों से संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक से संघर्ष हुआ था। सातवाहन का मुख्य संघर्ष जो था शकों, विशेष करके छहरात वंश के जो है नहपाह से हुआ था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हरा करके उसके सिक्कों पर अपना नाम दोबारा से अंकित करवा दिया था। ये थे। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस सातवाहन शासक ने गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक लिखी है? गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक लिखी है किसने? हाल नाम का एक राजा था, सातवाहन राजा हाल। ठीक है, हाल एक महान कवि भी था, विद्वान भी था। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नाम की एक रचना लिखी, जो प्रेम कविताओं का एक संग्रह माना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन से, कार्ले, नासिक एवं कंठेरी के चैत्य किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित हुए हैं? 79, कार्ले, नासिक और कन्हेरी के चैत्य किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित हुए हैं? सातवाहन वंश के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर को, शुक्ला डिपार्टमेंट का ही एक भाग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सातवाहन वंश के शासक जो थे स्थापत्य कला के बड़े प्रेमी हुआ करते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उनके काल में पश्चिमी दक्कन में चट्टानों को काट करके शानदार चैत्य यानी प्रार्थना स्थल और बिहार निवास स्थान बनवाए गए थे, ये बात ध्यान रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? किस शासक के बारे में कहा जाता था कि उसके घोड़े जो है 3 समुद्रों के पानी पीते थे? तो नासिक प्रशस्ति में जो है त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, किसको बेटा? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था, इसके घोड़े 3 समुद्रों के पानी पीते थे। नासिक प्रशस्ति में पूरा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये त्रिसमुद्र तोय पिए वाहन कहा गया है इसको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मतलब है कि घोड़ों ने इसके 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी का पानी भी पिया, अरब सागर की और हिंद महासागर का पानी पिया। यानी उसके लिए विशाल साम्राज्य की सीमा को दर्शाता कि भाई देखो, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, हिंद महासागर तक इसका जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी का परचम लहराया था। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारबेल राजा से संबंधित है। कलिंग राजा थे खारबेल, उनसे संबंधित है। उड़ीसा के उदयगिरी की गुफाओं में स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राजा खारबेल के जीवन और उनके विजयों को क्रमवार तरीके से बढ़िया तरह सीरियल से लिखा गया है। 82 नंबर क्वेश्चन से, राजा खारबेल किस धर्म का पालन करते थे? 82 नंबर, राजा खारबेल जो थे वो जैन धर्म का पालन करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा खारबेल जो थे जैन धर्म के महान संरक्षक थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, यवन शासक मिलिंद की राजधानी, यवन शासक मिलिंद की राजधानी जो थी वो साकल यानी सयालकोट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू यूनानी शासक था मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता था। ठीक है, हिंद यूनानी शासक था ये। इसकी राजधानी साकल थी। वर्तमान में जो ये साकल या सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। 84 नंबर क्वेश्चन से, मिलिंद का किस बौद्ध भिक्षु के साथ मिलिंद पहो नामक पुस्तक में संकलित इसके प्रश्नों के उत्तर को दिया गया है? नागसेन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी के नागसेन जो थे वो बौद्ध भिक्षु थे। राजा मिलिंद के और नागसेन के बीच प्रश्नोत्तर हुआ था। राजा मिलिंद प्रश्न पूछ रहे थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तो मिलिंद पहो का अर्थ ही होता है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, तो उसका उत्तर का संग्रह जो है इस पुस्तक में पूरा का पूरा लिखा गया है। और इसी के बाद में फिर मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में कुजुल कड़फिसस ने किस जो है वंश की स्थापना करी थी? तो कुजुल कड़फिसस ने कुषाण वंश की स्थापना करी थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कुषाण वंश की नींव कुजुल कड़फिसस ने रखी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। ठीक है, किस वंश का? कुषाण वंश का, ये बात ध्यान रखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बिम कड़फिसस किस धातु के सिक्के, बिम कड़फिसस किस धातु के सिक्के जारी करने वाला प्रथम कुषाण शासक था?
86 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास। 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिम कड़फिसस जो था, किस धातु के सिक्के जारी करने वाला प्रथम कुषाण शासक कौन था? तो था सोना। ठीक है, आप सोना के सिक्के जो है जारी करता था वो। कुषाण वंश के राजा बिम कड़फिसस ने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए थे। शैव धर्म का अनुयायी था और इसीलिए उसके सिक्कों पर भगवान शिव और नंदी की जो है आपको आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर जिसको कहते हैं, पुरुषपुर यानी पेशावर। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। पहले पेशावर जो पाकिस्तान में उसको पुरुषपुर कहा जाता था, ये जब मुस्लिम आक्रांता है सभी लोगों ने नाम सबका बदल दिया। सबसे महान कुषाण शासक हुए हैं कनिष्क। 78 ईस्वी में जो है इसका शासनकाल शुरू हुआ। मुख्य राजधानी थी पुरुषपुर यानी वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान। दूसरी राजधानी मथुरा इसकी बनाई थी इसने, ध्यान रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन से, बुद्ध चरित और सारिपुत्र प्रकरण नामक पुस्तकों का लेखक कौन है? बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा है, सारिपुत्र प्रकरण को भी अश्वघोष ने ही लिखा है। अश्वघोष जो थे कनिष्क के राज कवि हुआ करते थे। बुद्ध चरित को महाकाव्य के रूप में लिखा जिसमें बौद्धों की रामायण कहा जाता है, और चौथे बौद्ध संहिता के उपाध्यक्ष भी थे जो है ये अश्वघोष। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुषाणों के संरक्षण में किस कला शैली का विकास हुआ? कुषाणों के संरक्षण में जो है गंधार कला शैली का विकास हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि कनिष्क के समय में आप देखते हैं दो मूर्ति कला, महान मूर्ति कला जो है विद्यमान थी। एक था आपका गंधार कला और दूसरी जो गंधार कला थी यूनानी और भारतीय प्रभावों के मिश्रण यानी भारतीय मूर्ति बनाने की कला और यूनान की बनाने की, दोनों का मिला लें तो गंधार बनती थी। मथुरा कली कला जो थी वो शुद्ध भारतीय शैली में कला होती थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 89 नंबर का? बिल्कुल डी ऑप्शन, गंधार कला शैली। गंधार कला शैली जो थी वो एक प्रकार से कुषाणों के संरक्षण में इस शैली का विकास हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन आपका जो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी किस शासक काल में के समय में हुई थी? 90 नंबर। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, कनिष्क। 72 ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ चुका था, हीनयान और महायान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, सभी लोग देखने का प्रयास, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन से, महारौली के लौह स्तंभ में किस शासक की विजयों का वर्णन है? 91 नंबर। तो महारौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विजयों का वर्णन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गुप्त वंश का शासक कौन था? गुप्त वंश के शासक हैं इनमें से श्रीगुप्त, मतलब संस्थापक वो श्रीगुप्त थे, ये बात ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने करी थी। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम को इस वंश का यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी किस वंश से संबंधित थी? तो कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी, चंद्रगुप्त प्रथम से विवाह हुआ था, जिससे गुप्तों की प्रतिष्ठा और बढ़ती है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलवाए थे। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम के लड़के हैं, कौन? उनका नाम है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के ही पुत्र हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र, उसी को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिच्छवियों की राजकुमारी शादी हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन से, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध इलाहाबाद। अच्छा, नेपोलियन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि नेपोलियन जिस तरीके से युद्ध नहीं हारा था, हरदम जीतता रहता था, ऐसे ही समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का एक भी युद्ध हारा नहीं है, लेकिन वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ था। नेपोलियन से तुलना करना ये बिल्कुल से एकदम से निरर्थक ही है, कोई मतलब नहीं, लेकिन इतिहासकारों ने कर दिया है तो पढ़ाना पड़ता है। बाकी कोई सिर्फ मतलब कि ये सर पैर की बातें नहीं है। समुद्रगुप्त भैया इतना महान शासक था, चौतरफा मारता ही रहा, जहां पहुंच जाता तहां तबाही मचा देता रहा। राजा का जीते जीते के बाद में फिर कहा ले जाओ अपन जितना राजपाट देव है मैं सब वापस कर देता रहा, ये था। ठीक है, एक बार भी पराजित नहीं हुआ। 95 नंबर का सी ऑप्शन।
अगला 96 नंबर क्वेश्चन आपका जो देखिए समझ में आ रहा होगा भैया, मजा भी आ रहा होगा, मैं इतनी बारीकी के साथ समझाता हूँ और विस्तार से समझा रहा हूँ, ऐसा लेक्चर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर हमने आपने शुक्ला डी पॉइंट वाली एक वीडियो देख ली प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और ये वाली प्रैक्टिस सेट, दोनों के लिए बाहर बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। गुप्त काल को अक्सर प्राचीन भारत का कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। वैसे इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कला में देखें, साहित्य में देखें, विज्ञान में, स्थापत्य में, सब में नंबर 1 था। तो इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। 97 नंबर क्वेश्चन से इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिशेन। समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति का मंत्री हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति को चंपू काव्य शैली में लिखा था उसने। चंपू का मतलब कि जिसमें गाना भी हो और गद्य पद्य दोनों होता है, उसी को चंपू काव्य कहते हैं। 98 नंबर को किस वंश के शासकों को परम भागवत की उपाधि दी गई जाती है? तो गुप्त वंश के शासकों के ही परम भागवत की उपाधि दी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश गुप्त शासक जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, भगवान विष्णु के सम्मान में परम भागवत की उपाधि भी धारण करते थे। 99 नंबर क्वेश्चन से प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? तो नाटककार कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। ये आप अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम जैसी रचनाएं लिखी हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपका चुका लास्ट नंबर क्वेश्चन से बेटा, आक्रमणकारियों के लिए किस समूह ने गुप्त साम्राज्य के लिए विशेष रूप से स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न किया था? तो करेक्ट आंसर हूणों ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया की बर्बर जाति थी हूण। स्कंदगुप्त के समय में भीषण आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को आक्रमण किया, लेकिन हूणों का आक्रमण सफल नहीं हुआ। स्कंदगुप्त ने भगा दिया था सभी को। ठीक है, इसलिए तो हूण का विजेता भी था ये। इस तरीके से आपने देखा 100 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए। एंशिएंट हिस्ट्री का ये लेक्चर आपका बहुत ही ज़बरदस्त रहा, जिसमें मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। ये आंसर की भी आपको मिल जाएगी, जिनको भी जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर शुक्ला डी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर शुक्ला डी पॉइंट BA कर तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मिलेगा यहाँ पर मात्र 100 रुपये फीस में सब कुछ। ठीक है, SMS कीजिएगा 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का सारा प्रैक्टिस सेट एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देने हैं। फीस जमा करेंगे, उससे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, को करिकुलर का भी मिलेगा। आप सीरीज खरीदते हैं 60 रुपये का पड़ता है एक सब्जेक्ट का, 4-5 सब्जेक्ट का लेंगे 300 रुपये खर्च हो जाएंगे। ये 300 रुपये आपकी मैं बचत करता हूँ, मात्र 100 रुपये फीस में सब कुछ आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट भी थे आंसर शीट में, जैसे मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, सभी का आपको मिलेगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, सब कुछ मिलने वाला मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। अगर आप सेकंड एंड थर्ड का एक साथ जोड़ेंगे तो मात्र 150 रुपये में 2 सेमेस्टर का एक साथ मिल जाएगा। इसमें आपका 50 रुपये की बचत भी होती है, यानी 200 रुपये 2 सेमेस्टर की फीस होती है, लेकिन दोनों का एक साथ लेंगे तो 150 रुपये में ही आपका कर दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ये बात ध्यान रखेंगे। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है।